कैसे हो मेरे इलेक्ट्रॉन्स। आज है हमारा डे 7 फॉर द 21 डेज 21 कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, एंड दैट इज़ रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रियल डेप्थ एक्चुअली क्या होता है और अपेरेंट डेप्थ क्या होता है, उसमें रिफ्रैक्शन के लॉज कैसे एक्ट करते हैं, उन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ चुनिंदा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। हमारे पास जैसा टॉपिक है, लाइक अगर बोलेंगे कि अपेरेंट डेप्थ क्या होता है, रियल डेप्थ हमने कभी देखा होगा, लाइक हम कहीं किसी बकेट में पानी है या तो फिर किसी हम स्विमिंग पूल के पास करते, हमें लगता है कि जो स्विमिंग पूल का सरफेस है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, या तो अगर हम स्विमिंग पूल में कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, बॉल पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, तो अगर वो है वहाँ पे तो हमें उसकी जो हाइट है, जो स्विमिंग पूल की जो एक्चुअल हाइट होती है या एक्चुअल जो डेप्थ होती है उससे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, या तो हमें सरफेस पे दिखाई देता है। तो हम ये इस पूरे फंडे को क्या करने क्रैक करने वाले हैं और इसको इजीली समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक अज्यूम करते हैं एक स्विमिंग पूल हो गया हमारे पास, ये एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। अब इस स्विमिंग पूल में यहाँ से कोई भी पोर्शन कहीं से भी हम क्या कर सकता है, व्यू कर सकता है। जब हम उस पोर्शन को व्यू कर रहे हैं तो हमें, अगर ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है, ये यहाँ पे एक क्या पड़ा हुआ, स्टोन पड़ा हुआ। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई भी एक लड़का यहाँ से क्या करता है, देख रहा है। इस पॉइंट से जब वो देख रहा है तो उसको ये वाला जो स्टोन है उसकी जो पोजीशन है वो कहीं अलग जगह पे दिखाई दे रही है, या तो यहाँ से कोई एक व्यू कर रहा है तो उसकी जो पोजीशन है कुछ अलग दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हो गया हमारे पास, ये हुआ मीडियम सेपरेशन। मीडियम सेपरेशन का मतलब होता है कि जब दो अलग अलग अपने पास मीडियम है, लाइक ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग, क्योंकि हमने स्विमिंग पूल कंसिडर किया है, तो ये हमारा मीडियम क्या हो जाएगा, एयर, और ये हो जाएगा वाटर, ठीक है। अब इसी का पूरा सिनारियो हमें इसमें समझना है। तो लाइक अगर मैं सरफेस के परपेंडिकुलर कोई भी रे या लाइट या कुछ भी मैं अगर क्या कर रहा हूँ, इंसिडेंट करा रहा हूँ, तो वो सेम डायरेक्शन में जाएगी, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं आएगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से एक लाइट लेके जाता हूँ तो विदाउट एनी डेविएशन वो सीधे सीधे क्या हो जाएगी, पास ऑन हो जाएगी। अब यहाँ से कोई एक अगर पर्सन व्यू कर रहा है, इसको जो ये अपना स्टोन हमने अज्यूम किया वो कौन से पोजीशन पे दिखेगा, उसका लेंथ क्या हो सकता है, क्योंकि हमें पता है, सपोज मैं मान के चलता हूँ जो हमारा स्विमिंग पूल है उसका जो एक्चुअल डेप्थ है दैट इज h, ये हमने अज्यूम कर लिया हुआ है। अब जब वो वहाँ से व्यू करेगा तो डायरेक्टली ये स्टोन इसको कहीं इस अलग पोजीशन पे दिखाई देगा। अगर मैं इसका एक प्रोजेक्शन लूँ, लाइक अगर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो करूँ, तो लाइट यहाँ से यहाँ पे आएगी, तो इस तरीके से अगर मैं इसको लेके जाता हूँ, यहाँ पे आए, ठीक। अब इस पॉइंट पे हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वर्क करेगा, ये हमने ड्रॉ किया नॉर्मल, और अकॉर्डिंग टू लॉ ये क्या है, चेंज हो रहा है। लाइक ये रेयर टू डेंसर होता है तो बेंट होता है, लेकिन डेंसर टू रेयर जाएगा तो मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो क्या ये लाइट नॉर्मल से दूर जा सकती है? तो यहाँ पे जो एंगल बना ये हमारा हो जाएगा एंगल आई, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा एंगल आर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब हमारा जो एक्चुअल पोजीशन है, मतलब इसको कहाँ पे दिखाई देगा, तो अगर मैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को आगे लेके जाऊं, लाइक अगर हमारे पास ये जो लाइन है, ये जो हमारी लाइट बेंड हुई, क्या ये इस तरीके से आगे प्रोसीड की होगी? मतलब जो हमारा स्टोन है, सामने वाला जो भी पर्सन यहाँ से व्यू कर रहा है, ठीक है, उसको जो स्टोन होगा कुछ इस पोजीशन पे दिखाई देगा, और हमने जो भी पॉइंट से उसका नामकरण कर देते, क्योंकि ये जो पॉइंट सरफेस और मीडियम पे गया तो ये क्या हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया हमारे पास हो, और उसको इमेज कहाँ पे दिखाई दे रही है, इस पॉइंट आई पे दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इसी को हमें क्या करना है, क्रैक करना है कि जो टर्म्स हैं कैसे वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, अगर मैं एंगल्स को समझने की कोशिश करूँ, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, लाइक इस तरीके से ये जो एंगल हुआ ये, और ये पूरा एंगल हुआ वो, क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, तो ये पूरा एंगल भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि जब हम जानते हैं अल्टरनेट एंगल्स, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, जेड बनाना पड़ता है। जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे होगा। तो पहला जेड हमारा कहाँ बन रहा है, इस पोर्शन से लेकर के इस पोर्शन पे बन रहा है। ये एक एंगल हुआ और ये एक एंगल हुआ,
तो हमारे पास जब हमने एंगल्स अज्यूम किए, ये पूरा एंगल क्या हुआ था, आर हुआ था, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चा, आर ही हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ अब हम देखेंगे कि ये तो इस इमेज पोर्शन के लिए हमने क्या किया, एंगल को ऐड किया बाय यूजिंग अल्टरनेट एंगल्स। तो अगर मैं दोबारा इसको मूव ऑन कर रहा हूं तो मेरे कंडीशंस थोड़े चेंज होंगे, क्योंकि अब दोबारा केस के लिए एंगल चेंज होगा। ये हुआ, तो यहां पे जो एंगल आई है, ये आई एंगल, क्या यहां पे भी एंगल आई हो सकता है यूजिंग अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी। यहां पे सपोज ये हमने इस तरीके से किया, यहां पे एंगल आई है, तो ये एंगल भी क्या होगा, आई ही होगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। अब हमने एंगल्स यहां पे सेट कर दिए, तो यहां पे एंगल क्या हो जाएगा हमारे लिए, आई हो जाएगा। अब हमें पता है कि जब कभी भी हम रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन यूज करते हैं तो कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशन लॉज फॉलो करने होते हैं। तो जब कभी रिफ्रैक्शन की बात आती है तो हम एक ही साइंटिस्ट के लॉ के बारे में जानेंगे, दैट इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर लिखना है यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमें अच्छे से पता है कि क्या होता है, तो स्नेल्स लॉ अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा n1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू n2 साइन थीटा 2। यहाँ पे थीटा 1 क्या है, हमारा एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, मेजर एंगल I हो गया, थीटा 2 हो गया, मेजर एंगल R हो गया। हम उसके बेसिस पे यहाँ पे टर्म्स को क्या करने वाले, प्रूव करने वाले। इतनी चीजें हुई। तो पहले हम अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो यूजिंग लॉ, अगर लॉ का यूज करेंगे, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेंगे तो पहले फेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये मीडियम क्या हो जाएगा, एयर को हमने क्या मान लिया n1, वाटर को क्या मान लेंगे हम n2। इसी के बेस पे हमें आगे टर्म्स को सॉर्ट आउट करना, दैट मीन्स n1 यहाँ पे क्या है, r है, दैट मीन्स n1 साइन r इक्वल्स टू n2 साइन r। तो अगर दैट मीन्स साइन r अपॉन साइन i का रेशियो लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n2 बाई n1। दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये टर्म अगर मैं क्लियर करता हूं तो ये टर्म क्या हो जाएगा अपने पास, n21। सो n21 इक्वल्स टू साइन r अपॉन साइन i। ये हमें एक इक्वेशन मिला बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। अब हमें हमारे पास साइन r की वैल्यू नहीं पता है और ना ही साइन i की वैल्यू पता है। अगर मैं ट्राइंगल यूज करूं यूजिंग ट्राइंगल, सबसे पहले अगर ट्राइंगल ये अपना एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का, BAI, ट्राइंगल BAI, इसमें मुझे साइन एंगल ऑफ R चाहिए। तो R के सामने का परपेंडिकुलर हुआ, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स साइन R इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है अपने पास AB और हाइपोटेनियस क्या है BI। हो गया, ये हमारे लिए किसकी वैल्यू मिल गई, R की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली हमें I की वैल्यू फाइंड करनी है। सो उसी तरीके से यूजिंग ट्राइंगल क्या हो जाएगा, BAO, ट्राइंगल BAO। सो ट्राइंगल BAO के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साइन R इक्वल्स टू सेम फॉर्मेशन, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन, अब इसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा OB। हमें मतलब साइन I की वैल्यू भी मिल गई और साइन R की वैल्यू भी मिल गई। अब इन दोनों वैल्यू को मैं क्या इसमें पुट कर सकता हूं, बिल्कुल, बिकॉज वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ साइन R एज वेल एज साइन, सॉरी I हो जाएगा साइन I एंड साइन R। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा अपने पास, साइन R इज व्हाट, AB अपॉन BI इंटू, रिवर्स किया मैंने तो क्या हो गया अपने पास OB अपॉन AB, दैट मीन्स कैंसल आउट हुआ, तो हमारे पास n21 क्या मिल गया, OB अपॉन BI। ये हमें एक इक्वेशन मिला। अब इसी इक्वेशन को हमें समझना है कि इक्वेशन में एक्चुअली टर्म्स है क्या, क्योंकि हमें पता है कि टैंक का जो रियल डेप्थ है दैट इज h, हमें वो कितने हाइट पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं रियल डेप्थ की बात करूं तो रियल डेप्थ हमारे पास क्या है
रियल डेप्थ है अपने पास AO, और अपेरेंट क्या है अपने पास, अपेरेंट है ये वाला पोजीशन, दैट मींस AI। अब जब कोई भी पर्सन इसको व्यू करेगा तो इतना दूर का एंगल नहीं आएगा। हम इस पूरे के पूरे सिनारियो में ये समझ के चलेंगे कि जो हमारा ये नॉर्मल रे है, ये वाली रे और ये वाली रे, दोनों का जो एंगल है बहुत ज्यादा छोटा है। मतलब एंगल्स क्या है वहां पे, आर टू स्मॉल। जब एंगल बहुत ज्यादा छोटे, दैट मीन्स क्या ये दोनों को मैं साथ में मान सकता हूं, पैराएक्सियल रेज हो सकती है। हमें हमेशा पता रहना चाहिए कि जब कभी भी दोनों के बीच में एंगल बहुत ज्यादा छोटी होंगी तो हम उस कंडीशन में पैराएक्सियल रेज ही अज्यूम करके चलते हैं, और हमने भी इस केस में यहां पे क्या किया है, वो अज्यूम किया है। जब इन दोनों का अज्यूम करेंगे तो क्या अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं, ये जो अपेरेंट डेप्थ है OB को मैं AO के बराबर लिख सकता हूं, सिमिलरली क्योंकि हम पैराएक्सियल एंगल उनके बीच का बहुत ज्यादा छोटा है। फिर उसी तरीके से मैं BI को मैं AI के बराबर लिख सकता हूं। अब अगर इन टर्म्स को मैं चेंज करता हूं, इन टर्म्स को जब मैं फाइनलाइज करके चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगा फाइनल, N21 इक्वल्स टू OB क्या था अपने पास AO, और BI क्या था अपने पास AI। अब AO को हमने क्या बोला है पूरा, दैट इज रियल डेप्थ, मतलब ये हमारा रियल डेप्थ है RD, और ये वाला पोर्शन क्या है AD। तो मैं अगर लिखना चाहूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिल गया बेटा, N इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो ये हो गया हमारा रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना अपेरेंट, कितना ऊपर आया हुआ है, और उसकी एक्चुअल जो डेप्थ है वो क्या है। हमें ये टर्म और ज्यादा क्लियर होगा, हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस पूरे कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू क्या था। सो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अ ग्लास ब्लॉक 3 सेंटीमीटर थिक। सपोज अगर ये एक ग्लास ब्लॉक है, थिकनेस कितनी है इसकी, 3 सेंटीमीटर हो गई। प्लेस्ड ओवर अ स्टैम्प, एक स्टैम्प के ऊपर रखा हुआ, कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच द इमेज ऑफ द स्टैम्प इज रेज्ड। सपोज यहाँ पे कितने ऊपर इसकी हाइट, इमेज जो स्टैम्प था उसकी रेज हुई, हमें पता नहीं। ये अपना क्या हुआ, रियल डेप्थ, ये क्या है अपना अपेरेंट डेप्थ। हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, वो समझना पड़ेगा। सो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया, टोटल डेप्थ दिया, दैट मीन्स रियल डेप्थ कितना है बेटा अपने पास 3 सेंटीमीटर। अपेरेंट डेप्थ है क्वेश्चन में कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, दैट मीन्स अपेरेंट डेप्थ अपने पास नहीं है, सॉरी अपेरेंट डेप्थ नहीं है। तो अपेरेंट डेप्थ के साथ हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो आर कितना, RI कितना दिया 1.54। सो अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, N इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। हमें फाइंड आउट क्या करना है, अपेरेंट डेप्थ। सो अपेरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रियल डेप्थ कितना है अपने पास 3 सेंटीमीटर, अपेरेंट डेप्थ कितना है अपने पास, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.54। सो हमें मिला AD की वैल्यू मिली 3/1.54 सेंटीमीटर, ये हमें मिली अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू। तो मतलब अभी भी हमें वो वैल्यू नहीं मिली है, क्योंकि बोला क्या, थ्रू विच द इमेज ऑफ स्टेम इज रेज्ड, मतलब वो अपने अपेरेंट डेप्थ से कितना ऊपर आया हुआ है। तो अब हमारे पास अपेरेंट डेप्थ आ गया, टोटल डेप्थ कितना था 3। सो अपने पास जो टर्म मिला उसको यूज करेंगे हम। तो क्या बोला, हाइट इमेज रेज्ड, स्टैम्प इज रेज्ड, स्टैम्प इज रेज्ड। जब स्टैम्प रेज हुआ तो उसकी वैल्यू क्या थी, तो सबसे पहले टोटल थिकनेस कितनी थी उसकी 3 माइनस 3/1.54। सो डायरेक्टली अगर मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, सो 1 माइनस 1/1.54 हुआ। सो 1.54 माइनस 1/1.54, सो हो गया अपने पास 3 इंटू
0.54 अपॉन 1.54। सो ये आपका काम है मुझे फाइनल आंसर कैलकुलेट करके बताना कि फाइनल आंसर क्या हुआ इस टाइम का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है अपने पास। ओके, द डेप्थ ऑफ वाटर इन अ बकेट इज 40 सेंटीमीटर। मतलब मेन डेप्थ दिया हुआ है, बकेट हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये अपने पास एक बकेट है, इसका डेप्थ कितना दिया हुआ है अपने पास 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है बेटा, रियल डेप्थ है अपने पास, मतलब टोटल डेप्थ है, बट इट्स बॉटम अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय 10 सेंटीमीटर। इसका जो बॉटम है ये कितना ऊपर जा रहा है, 10 सेंटीमीटर ऊपर आ रहा है। मतलब हमें दो चीज़ें मिल गई, ये 10 सेंटीमीटर ऊपर आया तो मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया ये 10 सेंटीमीटर ऊपर गया हुआ है। अब टर्म्स देखो क्या क्या मिले हमारे पास। रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ इज 40 सेंटीमीटर। अपैरेंट डेप्थ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है हमें, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब अपैरेंट डेप्थ में से अगर मैं टोटल टर्म देखूं 40 माइनस 10 कितना हो गया 30 हुआ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो अपने पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। सो अपने पास n नहीं है, रियल डेप्थ कितना है 40, अपैरेंट डेप्थ कितना है अपने पास, अगर मैं 40 देखूं तो 40 में से 10 गया तो कितना बचा 30। तो कितना, क्योंकि 30 किस लिए ले, क्योंकि यहाँ से 10 ऊपर गया है, 40 माइनस 10 तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। सो n कितना मिल गया हमें 4/3, दैट मीन्स 1.33 के नियर अबाउट क्या मिल जाएगा हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा इस पूरे पोर्शन का जिसका हमें फाइंड आउट करना था। ओके, एक टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे हम जो टेक्स्ट बुक में है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं क्या होता है। अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहले जो डेटा दिया वो लिखना है। सो रियल डेप्थ कितना दिया है उसका 12.5 सेंटीमीटर। द अपैरेंट डेप्थ ऑफ अ नीडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड टू बी माइक्रोस्कोप ऑफ बाई 9.4, दैट मीन्स अपैरेंट डेप्थ कितना हो गया 9.4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले केस के लिए। अब पहला केस है तो पहले केस को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमने लिख दिया। आगे इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63, पहले जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा उसको रिप्लेस किया ऐसे लिक्विड से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.63, अप टू द सेम हाइट, उसी हाइट पे रख रहे हैं। बाय व्हाट डिस्टेंस वुड बी माइक्रोस्कोप हैव टू मूव टू फोकस ऑन द नीडल अगेन, क्या डिस्टेंस रही होगी हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले n इक्वल्स टू RD बाई AD। सो हमारे पास गिवन डेटा है RD कितना है अपने पास 12.5 डिवाइड बाई 9.4। सो n की वैल्यू आएगी हमारे पास 1.33 के नियर अबाउट आएगी, मुझे तो याद है बट आप एक बार सॉल्व करना तो 1.3269 इस तरीके से आएगी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये अपने पास हो गया। अब ठीक इसी तरीके से क्या बोला, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज किया। अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज किया है तो माइक्रोस्कोप को जो मूव किया उसका डिस्टेंस क्या हो सकता है, तो अपने पास अब n कितना हो गया 1.63। अब उसका जो डेप्थ था वो कितना था अपने पास, रियल डेप्थ कितना था 12.5 सेंटीमीटर। सिमिलर फॉर्मूला यूज करना है, n इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितना है 12.5, फाइंड क्या करना है हमें AD। सो AD इक्वल्स टू 12.5 डिवाइड बाई 1.63। सो जो अपैरेंट डेप्थ आएगा वो हमारे पास आएगा लाइक अगर देखेंगे तो 1.63 7.66 समथिंग आएगा। ठीक है, ये इसका सेंटीमीटर में अपैरेंट डेप्थ हो गया। अभी हमें ये मिला अपैरेंट डेप्थ जो चेंज हुआ, किसकी वजह से चेंज हुआ, इन भाई साहब की वजह से वो वैल्यू क्या हुई
चेंज हुई। अब हमें देखना है कितना ऊपर वो आएगा माइक्रोस्कोप, तो हमें उसकी वैल्यू पता चलेगी। सो उस टर्म में अगर हम देखेंगे तो जो रेज हुआ है पहले कितना था 9.4, सो हमें देखना है फॉर माइक्रोस्कोप कितना नीडल को फोकस करना पड़ेगा। तो अपने पास फाइनल डेप्थ कितना था, अपने पास टोटल 9.4 सेंटीमीटर था, माइनस कितना करेंगे 7.63 सेंटीमीटर। सो इसका भी आंसर मुझे बताना है क्या होगा, कमेंट करो आप कि क्या फाइनल आंसर होगा और हमें कैसे कितना ऊपर खिसकाना पड़ेगा, हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी। पूरा काम मैंने कर दिया, आपको खाली कैलकुलेशन कमेंट करना है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी।